वॉर की अगर मैं कंडीशन पे बात करूँ, ट्रम्प जी के बर्थ चार्ट में 10th हाउस में केतु और चंद्रमा एक साथ है और सिंह राशि में है। और इस साल जो ग्रहण लगे और जो लगेंगे वो भी तो सिंह राशि में लग रहे हैं ना। तो जब सिंह राशि में उनके चंद्रमा है तो उनके डिसीजन इस साल गलत होने थे, ये उनके डाउनफॉल का समय था। जब भी रोहिणी भेदन होता है तो शनि 12 की 12 राशियों के लोगों को माफ कर देता है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि उसकी डिस्टर्ब है, लेकिन रोहिणी भेदन में वो किसी को माफ नहीं करता। और हमारे किताबों में, पुस्तकों में लिखा गया कि रोहिणी भेदन के समय राजा और प्रजा दोनों पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो रोहिणी भेदन कब होगा? ग्रहण के आसपास मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई आतंकवादी हमला विश्व में भी हम देख सकते हैं और भारत में स्पेशली उत्तरी जो नॉर्थ भारत है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कोई समय है इसका, कोई टाइम? ग्रहण अगस्त में लग रहा है। हम अक्सर अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अध्यात्म और ज्योतिष एक दूसरे से बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं। हमारी आज की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इसमें अध्यात्म क्या कुछ रोल प्ले करता है और ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हमने जाना है कि कैसी अटल भविष्यवाणियां हैं 5 जो विश्व स्तर पर घटित होकर के ही रहेंगी। क्या वर्ल्ड वॉर और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड होने वाला है? क्या कुछ नए देश इस वॉर में शामिल होने वाले हैं? क्या कुछ भविष्य रहने वाला है? सत्ताधीशों का सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ताधीशों में बदलाव होगा? आज इन सभी बातों का हम जानने वाले हैं। और ये जो गोचर हो रहा है 2030 तक, गुरु अतिचारी हो रहे हैं, इसके साथ में राहु और केतु भी अपनी चाल बदल रहे हैं। वहीं शनि, सूर्य और मंगल आपकी लाइफ में क्या कुछ प्रभाव डालने वाले हैं, आज इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स और इसी बेहद खूबसूरत डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा मैम, जिनकी पहले भी बहुत सारी सटीक भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है मैम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू माधवी जी। हम जब भी बैठते हैं बातें ही बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और आप एस्ट्रोलॉजी के ऐसे ऐसे एस्पेक्ट ला करके रखते हैं जिसमें हमारे ऑडियंस भी बहुत सारे सवाल पूछती है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं उन सवालों को भी ज़रूर शामिल करूँगी। मैम, हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्शंस की। पिछली बार जब आपने प्रेडिक्शंस दिए थे तो आपने बोला था कि जेनजी का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा और हमने देखा भी जेनजी का प्रोटेस्ट। तो अब क्या देखने को मिल रहा है? अगर पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी ग्लोबल लेवल से, ग्लोबली किस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी? क्या जो वॉर की कंडीशन है वो कंटिन्यू रहेगी या उसमें कहीं कुछ कमी आ सकती है? देखिए, पहली बात तो विक्रम संवत से हम शुरू करेंगे। तो विक्रम संवत रौद्र संवत्सर है, ये सब जानते हैं। सूर्य राजा है, अंक शास्त्र में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर वैदिक ज्योतिष जोड़े तो हम इसे सूर्य नहीं मानेंगे, हम गुरु को ही राजा मानेंगे। लेकिन गुरु कौन सा? गुरु अतिचारी गुरु, और मंत्री भी अतिचारी गुरु। तो अगर गुरु विष्णु तत्व है जो प्रॉस्पेरिटी लाता है, तो अतिचारी गुरु भैरव तत्व बन जाता है। यानी यहाँ पे शिव की ऊर्जा आ जाती है जो महाकाल रूप है। शिव का भोला समर्पण रूप नहीं, एक महाकाल रूप। तो हमने अभी क्या देखा, जैसे आपने जेनजीज की बात करी कि गुरु अतिचारी है, गुरु ज्ञान है, गुरु नॉलेज है, गुरु दीक्षा है, गुरु मंत्र है, और गुरु पूरी तरह से आध्यात्मिक और सोशल एनर्जी भी है, सामाजिकता भी गुरु है। अभी हमने जेनजीज को प्रोटेस्ट करते देखा और उससे कुछ दिन पहले राम मंदिर का विवाद देखा, उससे कुछ दिन पहले अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य के पद पर इतना बड़ा लांछन देखा। तो ये सब क्यों हो रहा है? जब भी गुरु अतिचारी होता है तो वो अपने रौद्र रूप में आ जाता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि भारत के एजुकेशन में जो चेंजेस आज से कुछ साल पहले आ जाने चाहिए थे वो नहीं आए, तो बच्चे तो फिर उतरेंगे ही, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज दूसरे देशों की अगर एजुकेशन की आप बात करो तो वहाँ पे एजुकेशन से ज़्यादा नैतिकता को सिखाया जाता है कि आपके लिए मोरल, आपके लिए क्या ज़रूरी है। लेकिन क्या भारत के एजुकेशन में आज मोरालिटी ज़िंदा है? तो मैं कहूँगी कि नहीं। टीचर भी एक रोबोट बन चुकी है क्योंकि उस पर प्रेशर इतना डाला जा रहा है, और बच्चा भी एक रोबोट बन चुका है जो सिर्फ सब्जेक्ट को
पढ़ना चाह रहा है, उसके अंदर मोरालिटी नहीं है। दूसरा, करप्शन ज़्यादा है। आज जिसके पास पैसा है उसके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, और जो सच में डॉक्टर बनने के लायक है वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। तो करप्शन भी है। तो क्या आज से कुछ साल पहले सरकार में इस सब चीज़ों पे काम नहीं होना चाहिए था? ऑफ कोर्स होना चाहिए था। और शनि का वक्री कंडीशन में आना, जो जुलाई 27 को आए हैं, 27 जुलाई को वक्री होना शनि का रेवती नक्षत्र में और मीन राशि में। एक तो आप कालपुरुष की आखिरी राशि, आखिरी नक्षत्र से गोचर कर रहे हो, और वहीं पे आप वक्री रोटेशन ले लेते हो, रोटेट हो जाते हो। तो वो कंडीशन पूरी तरह से प्रकृति का ऋण देने वाला हो जाता है। एक तो शनि लेके बैठ गए कि आप प्रकृति का ऋण आप सब चुकाओगे। फिर गुरु कह रहे हैं मैं अतिचारी हूँ, मैं भैरव रूप धर चुका हूँ, चाहे धर्म को लेके गलत हो, चाहे शिक्षा को लेके गलत हो, चाहे समाज को लेके गलत हो, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर वो रौद्र संवत्सर भी है। और जेंसिस को अगर आप देखते हो तो ये 2000 के आसपास का सारा बॉर्न आता है। तो यहाँ पे चंद्रमा अपने आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि 2 नंबर तो उनका पहला जुड़ ही गया ना, उसके बाद अलग संख्याएं आएंगी। तो जब चंद्रमा को जो बल देने वाले प्लैनेट है वो सूर्य और गुरु ही है। तो गुरु अतिचारी, शनि का वक्री होना। और एक चीज़ और देखिए, अभी ग्रहण जो लगे थे मार्च में वो सिंह राशि और कुंभ राशि में लगे थे। अब अगस्त में फिर 2 ग्रहण आ रहे हैं, सिंह और कुंभ के। ठीक है, उसके बाद मार्च में फिर ग्रहण आएंगे जो कर्क राशि से रिलेट कर रहे होंगे और मकर राशि से रिलेट कर रहे होंगे। यानी ये जो समय शुरू हुआ है 2026 मार्च से और 2027 मार्च तक, अभी तो हमने सैंपल देखे हैं, अभी तो ये प्रोटेस्ट और भारी उस पे हम देखेंगे। अच्छा, ये और इंटेंस हो जाएगा, और इंटेंस, बच्चे और सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि अभी भी जो हम सरकार की तरफ से संशोधन होता देख पा रहे हैं उस पे बच्चे फेवर में नहीं आएंगे। बच्चे कहेंगे इसमें और संशोधन होना चाहिए। तो ये है संशोधन हम 2028 तक देखेंगे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अभी 1-2 महीने में कुछ होगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर मार्च के आसपास फिर ये सब चीज़ें होंगी। मैम मैंने ग्लोबली वॉर की टेंशन्स भी अभी हम लोगों ने हाँ, अब मैं वॉर की अगर बात पे आती हूँ तो वॉर की अगर मैं कंडीशन पे बात करूँ, ट्रम्प जी के बर्थ चार्ट में 10th हाउस में केतु और चंद्रमा एक साथ है और सिंह राशि में है। और इस साल जो ग्रहण लगे और जो लगेंगे वो भी तो सिंह राशि में लग रहे हैं ना। तो जब सिंह राशि में उनके चंद्रमा है तो उनके डिसीजन इस साल गलत होने थे, ये उनके डाउनफॉल का समय था। ठीक है, अब उन्होंने वहां पे डिसीजन गलत लिया और डाउनफॉल उनकी कुंडली का है, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड काम करेगा। दूसरी चीज, भविष्य मालिका से हमें चीज़ें मिलती हैं कि 2032 तक सृष्टि समाप्त होने वाली है। मैं भविष्य मालिका के इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करती हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि गुरु अतिचारी होगा और शनि रोहिणी नक्षत्र में जाएगा, तो ऐसी कंडीशन बनेगी। अब हम ऋषि प्राशर को पढ़ते हैं तो ऋषि प्राशर भी क्या कहते हैं कि गुरु का अतिचारी होना मानवता के लिए शुभ नहीं है। शनि का वक्री होना भी आपके न्याय को बढ़ा देता है और आपके कार्मिक पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है। तीसरा, वो उन्होंने ऋषि प्राशर ने लिखा कि जब भी रोहिणी भेदन होता है तो शनि 12 की 12 राशियों के लोगों को माफ कर देता है। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि उसकी डिस्टर्ब है, लेकिन रोहिणी भेदन में वो किसी को माफ नहीं करता। और हमारे किताबों में, पुस्तकों में लिखा गया कि रोहिणी भेदन के समय राजा और प्रजा दोनों पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो रोहिणी भेदन कब होगा? जब 2029 में शनि वृषभ राशि में जाएंगे। तो अभी जो हम वॉर देख रहे हैं, क्योंकि अभी मंगल मिथुन में जाएंगे, फिर कर्क में जाएंगे, फिर सिंह में जाएंगे, तो वो केतु से दोबारा मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद केतु जब कर्क राशि में आएंगे तो उनका गोचर राहु के साथ होते हुए, शनि के साथ होते हुए कर्क में दोबारा शिफ्ट होगा। ये पूरी वॉर फेजेस में होने वाली है माधवी जी। कुछ टाइम आपको ऐसे लगेगा 2 से 3 महीने सब बैलेंस हो गया है, फिर 2 से 3 महीने वो सब क्लिक हो जाएगा। तो अभी जैसे दिसंबर में राहु केतु का जो चाल बदल रही है जी 5 दिसंबर से, उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ग्रहण के आसपास भी और दिसंबर के आसपास भी, ये दोनों ही समय हमें फिर से ट्रिगर होते हुए युद्ध दिखाई पड़ेंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि युद्ध इसलिए बंद हो जाते हैं कि वो लड़ना नहीं चाहते, वो इसलिए बंद हो जाते हैं कि उनके पास सुविधाएं भी तो उतनी होनी चाहिए ना। भाई हम युद्ध कर रहे हैं तो हमें अंदर भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो हम अपने प्रोटेक्शन और अपनी चीज़ों को भी तो बैलेंस करते हैं ना। तो वो एक
छोटे फेजेस पे रुक रहा है और छोटे फेजेस पे ट्रिगर हो रहा है। तो मंगल जितनी बार शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ गोचर करेगा, जितनी बार ग्रहण लगेंगे, ये सब होगा। और ग्रहण के आसपास मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई आतंकवादी हमला विश्व में भी हम देख सकते हैं, और भारत में स्पेशली उत्तरी जो नॉर्थ भारत है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कोई समय है इसका, कोई टाइम? ग्रहण अगस्त में लग रहा है, तो अगर आप कहिए तो सही समय तो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब 14 अगस्त में ज़्यादा समय नहीं है, ना 28 अगस्त में ज़्यादा समय है, और ये सितंबर अक्टूबर के बीच हो जाएगा। तो एक बड़ा हमला होने की संभावना बनती है। दिल्ली में भी हो सकता है, पंजाब है, गुजरात है, हमारा एमपी है, हमारा राजस्थान है, और ये कलकत्ता तक जो ये पूरी बेल्ट गई है, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, वहाँ तक की संभावनाएं बनती हैं। आपने ये बेल्ट बोली, इस बेल्ट को आपने किस आधार पे बोला? क्योंकि मैं देखती हूँ आप बिना आधार के कुछ नहीं बोलते। बिल्कुल सही आपने बोला। जब हम आधार की बात करते हैं तो देखिए जल तत्व की राशियाँ एक्टिवेट हैं। अब बाढ़ आने की संभावना एक पक्की बनी हुई है कि जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे बाढ़ आने की वो बनेगी। अगर हम काल पुरुष को भारत की कुंडली के ऊपर रखें तो काल पुरुष का सिर कहाँ से शुरू होगा और पैर कहाँ से शुरू होगा, हम उसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठ रहा है, कौन सी दिशा बन रही है, तो जो मंगल की दिशाएं आएंगी वो भूकंप की और आतंकवादी हमले की आ रही है, जो नॉर्थ भारत में दिख रही हैं। जो बाढ़ है वो पश्चिम और साउथ में दिख रहा है, तो पानी से जितना भी प्रॉब्लम आने वाली है वो साउथ और पश्चिम में आने वाली है। अच्छा, तो बाढ़ भी आने की बहुत बड़ी संभावना है। ये मैं वर्ल्ड वाइड भी बात करूंगी, पश्चिम और साउथ, और इंडिया के लिए भी बात, भारत के लिए भी बात करूंगी। तो ये अगर मैं वर्ल्ड का मैप उठाती हूँ तो वहाँ के उत्तर में कोई आतंकवादी हमला होना या कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, या भारत के इन हिस्सों में कोई आतंकवादी हमला होने की संभावना बनेगी। तो मतलब जल तत्व ज्यादा एक्टिवेटेड, जल और अग्नि दोनों है ना। देखिए कर्क राशि में गुरु अतिचारी, मीन राशि में शनि वक्री, और आप ये भी देखिए कि 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो रहा है और 13 दिसंबर को गुरु फिर से वक्री हो रहे हैं। हाँ। तो एक वो नहीं लग रहा कि हम दोनों में सहमति हो गई कि तुम जैसे ही मार्गी हो गए मैं वक्री हो जाऊंगा। हाँ। तो कर्म तुम भी चालू रखो, कर्म मैं भी चालू रखूंगा, इस बार लोगों को समझाना है। तो मुझे लग रहा है ग्रह आ चुके हैं उस पैटर्न में कि अब तुमने मेरी नहीं सुनी, अब तो सुननी पड़ेगी। अब फैसला हो अपनी उस अवस्था में जब टीचर रौद्र रूप में आ जाता है कि क्लास शांत नहीं हो रही, अभी तक तो मैंने बहुत बार बच्चों को समझा दिया, अब ये पिटेंगे, अब पनिशमेंट मिलेगी, तो ये पनिशमेंट का फेज शुरू हो चुका है। मैंने ये भी देखा है कि हमारे व्यूअर्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हमने अभी जो पॉडकास्ट किया था आपके साथ में, उसमें मेरे सामने ये क्वेश्चन निकल के आया कि बहुत सारी कंपनीज में, चाहे भारत हो चाहे भारत के बाहर किसी और देश की बात हो रही हो, फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका बोलूँगी, कि वहाँ पे हायर एंड फायर गेम चल रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, एम्प्लॉयज़ को फायर किया जा रहा है या जॉब से निकाला जा रहा है, कंपनीज़ की इकोनॉमिक पोजीशंस ख़राब हैं। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है ग्लोबली, क्या हम एक फाइनेंशियल केओस की तरफ बढ़ रहे हैं? ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं इसके बारे में? देखिए जो लाइन हमने बोली कि हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन किस स्तर पर? क्वेश्चन ये भी है कि किस स्तर पर। अगर वर्ल्ड वार होती है तो ये वर्ल्ड वाइड हमें फाइनेंशियल तो देखने को मिलेगा ही, और आप शेयर मार्केट भी देख रहे हो, अप एंड डाउन बहुत हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप पूरी तरह से ग्रहों को समझ रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है कि फाइनेंशियल कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि फाइनेंस का मालिक कहीं ना कहीं शुक्र भी है। अगर गुरु है तो शुक्र भी है, डिसबैलेंस गुरु हुआ है, शुक्र नहीं हुआ, तो हम इसको 50% रखेंगे। अगर 50% मैं देखती हूँ तो देखिए समुद्र पूरा, अब समुद्र से भी तो पैसा आप कमा रहे हो ना, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो समुद्र से भी हो रहा है। हमारा जितना भी नेटवर्किंग है, जितना भी हमारा स्पेस से जुड़ा है या सोशल मीडिया से जो वाईफाई ये सब कनेक्शन जुड़े, वो भी समुद्र के अंदर है। पेट्रोल है वो भी समुद्र से ट्रांसपोर्ट होकर के ही इधर उधर शिफ्ट होता है। तो जितनी भी समुद्र से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो चीज़ों पर तो फर्क पड़ेगा। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बनती है या फेजेस में भी लड़ाई होती है। दूसरी चीज़, शनि जब नीचा अभिलाषी है मीन राशि में और वो नीच के हो जाएंगे मेष में, तो लोहा है, सीमेंट है, पेट्रोल है, केमिकल है। अभी तो हमने गैस और पेट्रोल को देखा है, अभी तो केमिकल बाकी है। इसका मतलब हमारी दवाइयाँ, हमारी मेडिसिन भी बाकी है। हाँ जी, तो ये तो महंगी होंगी ही होंगी।
अभी तो हमें मेडिकल सस्ता मिल रहा है, अभी तो मेडिकल महंगा होने वाला है। तभी तो मैं कह रही हूँ जेन ज़ी कैसे नहीं उतरेगा। अभी तो बहुत से प्रोटेस्ट बाकी हैं, क्योंकि नॉर्मल चीज़ों पर अभी हमारे वो लगने वाली है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो अनाज महंगा होगा ही होगा। अभी तो गैस सिलेंडर देखा है, अभी तो नॉर्मल गेहूं, चावल, आटा, ये सब चीज़ें भी महंगी होंगी। तो आने वाली कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है कि मैं कहूँ अच्छी है। 2032 तक जब तक गुरु अतिचारी रहेंगे, वो भाग रहे हैं और भागते हुए गलतियां भी कर रहे हैं और संशोधन भी कर रहे हैं। तो जेन ज़ी का उतरना एक गलती के तहत हुआ, लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुआ, क्योंकि अतिचारी है, पूरी तरह से नहीं हुआ है अभी भी। मैं इसको संशोधन नहीं मानती हूँ, अभी संशोधन होना और बाकी है, क्योंकि एजुकेशन में अब बहुत बड़ा माधवी जी चेंज आना चाहिए। हमारे बच्चों को इतना प्रेशर ना डालो कि वो अपना बचपन ही ख़त्म कर दें। बाहर के बच्चों में एजुकेशन का इतना बड़ा वो नहीं है। यहाँ पे आप उसको हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जबकि उसको नीड नहीं है। अब आप बताइए अल्फा बीटा गामा का मैं क्या कर रही हूँ? सही बात है ना। साइंस में जितना भी मैंने जियोलॉजी में पढ़ा, मैं उसका क्या कर रही हूँ, या गणित में भी मैं क्या चीज़ें कर रही हूँ। तो आपको समझना चाहिए कि आपकी फील्ड क्या है। और आजकल के बच्चे जेन ज़ी बहुत स्मार्ट है, वो अपनी एक सर्टेन एज से बता देते हैं कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है। हमारी एज में हम लोग इंटर में डिसाइड कर रहे होते थे कि हमें क्या करना है। आजकल के बच्चे वैसे नहीं रह गए, वो हमसे प्रोएक्टिव हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि मिलेनियर्स तक तो एजुकेशन का सिस्टम ठीक था, जेन ज़ीज़ के लिए वो ठीक नहीं है। और थोड़ा सा मेडिकल में भी अब आप चेंज देखोगे, डॉक्टरी में भी, मेडिकल लाइन में भी बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि जुपिटर भी इसमें भाग बनता है, शनि भी बनता है और सूर्य भी बनता है। दूसरा, हम लोग बहुत ज़्यादा जो चेंजेस देखेंगे वो देखेंगे धर्म में। एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का बनना, भले ही आज आपको ये बात मजाक लगे या लोगों को लगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक तक्षशिला जैसे एक यूनिवर्सिटी जरूर भारत में बनने वाली है आने वाले 2 से 3 सालों में। 2 से 3 साल, हाँ जी, मतलब हम 30 तक देख सकते हैं। 30 तक देख सकते हैं, 29 से पहले जहाँ पे हम देखेंगे कि पूरे विश्व का बच्चा, स्टूडेंट भारत में आ रहा है उस शिक्षा को लेने। मैं अभी विश्व गुरु बनता नहीं देख रही हूँ कि हम भारत विश्व गुरु में होंगे, क्योंकि 32 तक तो ऐसी कंडीशन नहीं है, 32 तक तो युद्ध ही चल रहा है। हाँ, इसके बाद 35 से लेकर 40 के बीच में भारत विश्व युद्ध में खड़ा होगा। इसका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में कहीं ना कहीं हम बहुत बेहतर निकलेंगे जाके। लेकिन 2029 से 31 और 32 ये फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके बहुत बड़ा पीरियड होगा, जहाँ पे हमें अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना होगा। 31 और 32, 29, 30, 31, तो 29 से लेके 31 तक ये फाइनेंशियल क्राइसिस। और जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलोगे तो 1-2 साल तो आपको बैलेंस करने में भी लगेगा ना। तो मुझे नहीं लगता कि 31-32 भी हम काउंट ना करें, हमें लगता है 32 तक हमें काउंट करना पड़ेगा। मैं आपसे ऐसे 5 भविष्यवाणियां मेजर जानना चाहती हूँ हमारी ऑडियंस के लिए। ग्लोबली जो होंगी ही होंगी, उन्हें टाला नहीं जा सकता है, हम अगर प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो। देखिए, जल से संबंधित बाढ़ का आना, और छोटी मोटी बाढ़ नहीं, जिसमें पूरा मानव कल्याण कहीं ना कहीं उसमें जनहित पर बात आ जाए, लोगों की सुनामी जैसी, या जल से संबंधित बीमारियों का आना। जैसे कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन वो आई और उसने कई जानें ली। तो हम जल से संबंधित कुछ बीमारियों को भी देखेंगे। साइबर क्राइम, क्योंकि राहु बहुत आगे बढ़ रहा है तो साइबर क्राइम भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे आप लोगों ने बहुत बार भविष्यवाणियां करी कि बैंक बंद हो जाएंगे, पैसा नहीं निकाल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा माधवी जी। लेकिन अगर हमारे समुद्र के अंदर जितने भी हमारे वो पड़े हुए हैं, वो ब्लॉक हुए वॉर में, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग या जितना भी साइबर हब है, जितना भी नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं तो कोलैप्स करेगा ना। तो भविष्यमालिका में एक लाइन लिखी गई है कि 7 दिनों के लिए अंधेरा हो जाएगा। मुझे लगता है अंधेरा इज नॉट कि सूर्य निकलना बंद हो जाएगा, अंधेरा कि हमारे पास सोशल मीडिया ही नहीं होगा, टीवी चैनल्स पूरी तरह से, सैटेलाइट्स कोलैप्स कर जाएं, जिससे हमारे पास कुछ भी जानकारी का जरिया ही ना हो। ये कब होगा? ये भी 2029 के आसपास होने की संभावना बनेगी। 29, जहाँ पे चाहे समुद्र से हो या पूरी तरह से कोई बड़ा वो हो, जिससे हमें कोई भी लाइट, क्योंकि हम सूर्य को लाइट नहीं मानते, हमारे पास जो लाइट है वो हमारा सोशल मीडिया, हमारा टीवी हैंडल है, कि हम सब कुछ पूरे विश्व को एक
फ़ोन में देख पा रहे हैं या टीवी में देख पा रहे हैं, अगर आपके पास वो न्यूज़ आनी बंद हो जाए तो फिर आप अंधेरा ही तो मानोगे। एक चीज़ और मैं देखती हूँ, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि एजुकेशन में और मेडिकल में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज, और धर्म में भी। अभी हम देख रहे हैं एकदम से पॉडकास्टर्स भी बाढ़ आ चुकी है, एस्ट्रोलॉजर्स की भी बाढ़ आ चुकी है। एस्ट्रोलॉजी को जानना बहुत अच्छी बात है, सबको आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर पर्सन एस्ट्रोलॉजर बन सकता है क्या उसकी कुंडली कहती है? क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं है, वो एक अच्छा हीलर भी होना चाहिए, वो एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी होना चाहिए कि जिसके शब्द आपको सुन के आपको हीलिंग एनर्जी मिले, जो आपके जीवन में सच में परिवर्तन लाना चाहे, जो सिर्फ फीस लेके बोल ना जाए कि कौन हो मुझे तो याद भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। तो मुझे लगता है जो सब एस्ट्रोलॉजर या सब गुरु या धर्म को कर रहे हैं, तो इसमें वो कहते हैं ना बाघ का वो ओढ़े कोई भेड़िया भी बैठा होगा, तो इसमें भी संशोधन होंगे। इसमें आप बहुत बड़े बड़े नामों को उगता हुआ और इसी पीरियड में गिरता हुआ भी देखोगे कि 2029 तक आपको पता चले कि ये बाबा तो बहुत प्रसिद्ध था, इसकी मिलियन में फैन फॉलोइंग थी, और ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल कहीं नहीं दिखा। और इस पीरियड में हम अच्छे संतों से, अच्छे गुरुओं से भी ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि गुरु अपना अतिचारी रूप दोनों रूप में हमें दिखाएगा, गुरु तत्वों में भी और भैरव तत्वों में भी। अच्छा, भैरव तो तत्व का संशोधन क्या असर होगा, पड़ेगा? संशोधन की चीज़ें हमारे सामने उभरी। जैसे राम मंदिर, ऐसा नहीं है कि माधवी जी चोरी नहीं होती, चोरी हर जगह होती है, कौन सी जगह चोरी नहीं होती है, लेकिन जब करोड़ों में हुई तो भक्ति पर प्रॉब्लम आई। हाँ। तो ये संशोधन का ही तो समय था, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तो संशोधन कैसे होगा? तो नदी को साफ करने जाएंगे तो कूड़ा तो बाहर खींचेंगे ही, तो संशोधन होगा तो ये सब चीज़ें बाहर आएंगी। जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद वाला केस बहुत बड़ा था, अगर शंकराचार्य पद की बात करो, आप एक पर्सनल इंसान की बात ना करो तो मुझे लगता है कि अभी और केसेस, अभी और संतों पे क्वेश्चन मार्क्स, अभी और एजुकेशन पे बवाल अभी हम देखेंगे। और अगली प्रेडिक्शन गोल्ड और सिल्वर को लेके करूँगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गोल्ड बढ़ता है जब गुरु उच्च का होता है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन गोल्ड और कॉपर और तांबा, ब्रास, आप सूर्य से भी तो जोड़ते हो। तो मुझे लगता है कि जब ये सिंह राशि में जाएगा तब सबसे ज़्यादा गोल्ड रेट बड़ा होगा, कॉपर रेट बड़ा होगा और ब्रास रेट बड़ा होगा। फिर से बढ़ जाएगा गोल्ड, जी हाँ। कॉपर और ब्रास। तो अभी तो जैसे हमने देखा 180 तक टच किया है, उस पीरियड में ये 2 को पार करेगा जब सिंह राशि में जाएगा। हाँ, फिर फ्लक्चुएट होके नीचे आएगा, जब वो कर्क राशि में आएंगे इतना नीचे नहीं आ जाएगा कि लाख के नीचे आ जाए, 1.5 के आसपास, 180 के आसपास, फिर ये फ्लक्चुएट होके ऊपर जाएगा। और जब ये कन्या राशि में जाएंगे तब जाके गोल्ड बैलेंस होगा, जब ये कन्या राशि में हाँ, नेक्स्ट ईयर को अगर 2027 को आप कैलकुलेट करोगे तो 2 नंबर आएगा, 2028 को आप कैलकुलेट करोगे तो 3 नंबर आएगा, यानी चंद्रमा चांदी, तो चांदी नेक्स्ट ईयर पीक पे जाएगी 28 में, 27 में, और 28 में फिर गोल्ड पीक पे जाएगा, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी आएगी। तो 27 में चांदी पीक पर चली जाएगी और 28 में फिर गोल्ड पीक पे जाएगा। तो अभी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने बाकी हैं। और माधवी जी, अगर इतिहास को हम देखते हैं तो जब भी गुरु उच्च का हुआ है, हर 12 साल में नहीं कहूँगी, लेकिन जब भी गुरु उच्च का हुआ तभी डॉलर में, तभी रुपये में, तभी करेंसी में चेंजेस आए हैं। तो अभी भी तो गुरु उच्च का है ना, और अभी 4 महीने की यात्रा के बाद फिर वो वापस सिंह में जाएगा, फिर वो आएगा वापस। तो अभी हम डॉलर या रुपी में या किसी और करेंसी में चेंजेस भी देखेंगे। तो इनकी कीमतों में उछाल आएगा या फिर कोई नई करेंसी आ जाएगी? नई करेंसी इंट्रोड्यूस हो सकती है, वही करेंसी चेंज हो सकती है। जैसे आजकल प्लास्टिक नोट की भी बात हो रही है, तो मुझे लगता है उसका पिक्चर चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज हो जाए, तो ये सब भी होगा। और फ्लक्चुएशंस, चाहे डॉलर है चाहे रुपी है, इसमें फ्लक्चुएशंस भी आने की संभावनाएं बनेंगी। तो ये क्या क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू रहेगा? हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू रहेगा, और इंट्रोड्यूस भी हो सकती है कि कोई एक करेंसी और इंट्रोड्यूस हो जाए जो बहुत ज़्यादा पीक पे ना जाए बट इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये भी होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि डॉलर भी जब बढ़ा था उस समय गुरु उच्च का था, और जब डॉलर का इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी गुरु उच्च का था। जब रुपए में जब भी चेंज आया है तब भी गुरु उच्च का ही रहा है या नीच का रहा है। तो ये इतिहास इस चीज़ का गवाह है। तो अभी भी हो रहा है, तो हो सकता है ये संभावनाएं बने। और वर्ल्ड वाइड एक और चीज़ बोलूँगी कि अभी तो हम 2 कंट्रीज़ का युद्ध देख रहे हैं, अभी हम इसमें और बहुत सी कंट्रियाँ बहुत जल्दी इंक्लूड होते हुए देखेंगे। जैसे जैसे ग्रहण लगते जाएंगे वो
मैं ये इसका ग्रहण को मैं वो पूर्ण फल नहीं दूंगी, ग्रहण तो हमेशा लगते आए, हमेशा लगते रहेंगे, लेकिन गुरु अतिचारी और शनि का नीचाभिलाषी, फिर नीच में जाना, फिर रोहिणी भेदन करना, वो भी तो कंडीशन फेवर में नहीं है ना। और अगर आप विक्रम संवत को देखते हो, 60 साल के चक्र को, तो वो भी तो लास्ट फेज में ही चल रहा है ना। तो हर चीज क्या लास्ट फेज में जाते हुए हम एक गहरा नई सोच और नए परिवर्तन को नहीं देखेंगे। तो मुझे लग रहा है वो नया परिवर्तन करीब है कुछ सालों में। कितने सालों में? मैं 2032 तक तो नहीं बोलूंगी कि सब बदल चुका होगा, लेकिन हाँ 2040 तक, 35, 36, 40 तक लगभग सब बदल चुका होगा। आज मिलेनियल्स बड़े खुश होते हैं, हम वो हैं जो स्लेट से फ़ोन तक, लैपटॉप तक आ चुके हैं, है ना, बड़े खुश होते हैं। मैं कहती हूँ अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ। अभी देखा ही क्या जनाब, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अद्भुत। अभी तो हम देख रहे हैं बच्चे वो रिंग्स चला रहे हैं। हाँ। आजकल सारा काम एक रिंग में हो जाता है उनका। अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि हमें फ़ोन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ टच करने से ही, वाइब्रेशन देने से ही बहुत सी चीज़ें होने लगेंगी। अभी तो हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन है अभी समय। और राहु को कहा जाता है कि कलयुग का राजा है। अगर आप हाथ में लेके फ़ोन घूमोगे ज़िंदगी भर, है ना, सोशल मीडिया के बिना पागल हो जाओगे, तो राहु राजा ही रहेगा। तो अपने आप को कलयुग के राजा से थोड़ा दूर भी करो। 4 घंटे अपनी लाइफ में दो कि फ़ोन, कोई भी ऐसी चीज़ जो वाईफाई से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से जुड़ी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो कोई खिलौना भी हो सकता है, मैं अपने आप से दूर रखूँगा। इससे आपका गुरु तत्व और सूर्य तत्व अपने आप बैलेंस हो जाएगा और आपको डिप्रेशन एंजाइटी भी नहीं होगी, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी का मूलभूत तत्व राहु का बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना है। राहु तो वैसे भी इल्यूजन्स देता है। देखिए, राहु सबसे अच्छा प्लैनेट है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो असुर होते हुए देव बन गया, जो इतना बड़ा रहस्यमय था कि देवताओं के बीच में बैठ कर के भी देवताओं को पता नहीं चला, जबकि श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप वही था। जब श्री हरि विष्णु को वो छल सकता है तो वो कितना स्पेशल होगा। और अगर उसमें असुर तत्व है तो उसमें अमृतत्व भी तो है, देव तत्व भी तो है ना, तभी तो वो देवता बना। तो वो कोई छोटा मोटा तो मैं उसको प्लैनेट नहीं मानूंगी, वो बहुत स्पेशल है। समझना पड़ेगा कि हम उसके कौन से रूप को देख रहे हैं, असुर रूप को या देव रूप को। अगर आप उसको देव रूप को देखो तो वो बहुत बड़ा दार्शनिक भी है कि उसने हार नहीं मानी कि मैं असुर हूँ, मुझे तो प्राप्त होगा ही नहीं। उसने चाहे कैसे भी, छल कहो आप या कुछ भी कहो, कान्हा जी ने भी तो महाभारत में बहुत बार छल किया है। तो आप कान्हा जी का एक छलिया, एक बचपन वाला रूप भी अगर राहु को कहोगे ना, तो मुझे वो भी बिल्कुल सही लगता है कि साम दाम दंड भेद, जो सही है वो यही है कि अगर जो भी चीज़ निकली है समुद्र मंथन से वो हम दोनों की बनती हैं, तो वो आपकी कैसे हुई। तो भगवान कृष्ण ने भी तो महाभारत में आके हमें यही सिखाया है ना। तो हम राहु को गलत रूप कैसे सोच सकते हैं? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि वो देव रूप भी है। हाँ। जब दर्शन की बात आती है, जब हम कहते हैं कि मूर्ति ही सब कुछ है और मूर्ति के बिना भी हम बहुत कुछ है, जब शिवलिंग को आप लिंग भी बोल सकते हो और शिव को आप सृष्टि का आधार भी मान सकते हो, कि जब बिग बैंग की थ्योरी आई तो जो विस्फोट हुआ उसमें हमें एक आकृति मिली जो शिवलिंग की या लिंग भैरवी की आकृति थी, तो वो तो दर्शन मात्र है ना। तो राहु जो खोजी प्रवृत्ति है, जो दर्शन देता है, वो भी तो राहु देता है। और आज आप लोग ये पॉडकास्ट भी राहु की वजह से देख रहे हैं। जी सही बात है। तो आप राहु के अच्छे रिफॉर्म को देखो ना, आप बुरे उसको क्यों देखते हो? अगर आपका राहु अच्छा है तो आप एक अच्छे दार्शनिक भी तो हो ना। अगर मैं शंकराचार्य जी की बात करूं तो मैं राहु को थोड़ा ना भूल जाऊंगी कि उनकी कुंडली में राहु नहीं था। वो एक अच्छे दार्शनिक थे, उन्होंने भारत को, दुनिया को, मानव कल्याण को एक नई दिशा दिखाई। तो राहु वहाँ पे भी तो काम कर रहा था ना। तो राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है, बस उसका रूप दूसरा है। उधर का रूप आप देखोगे तो दूसरा सुंदर दिखाई पड़ेगा, इधर का रूप आप देखोगे तो वो कलयुग का राजा भी है। तो अब आपने उसको कैसे एक्टिवेट करना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब इस समय ज़रूरत है हमें अपने गुरु तत्व को स्ट्रॉन्ग करने की। गुरु तत्व क्या है? एक स्त्री के लिए उसका पति या बॉयफ्रेंड ही गुरु तत्व है, ठीक है। अब जब गुरु तत्व ही भैरव रूप में आ गया, जब वो अतिचारी हो गया, जब वो आपको अच्छा ज्ञान ही नहीं मिल रहा, तो ये तो होना स्वाभाविक है ना। आज आप स्त्री को गलत बोल रहे हो। अगर यही पुरुष ने मुझे पिछले जन्म में मारा था, मेरे को धक्का दिया था या मेरा गला दबा के मेरा वो कर दिया था, तो क्या इस जन्म में वो कार्मिक कनेक्शन वापस नहीं हो सकता था?
तो लोगों ने उसके बुरे फेज को देखा, लेकिन रियल फेज ये है कि जब भी गुरु अतिचारी होगा तो जितनी भी समाज में बुराइयां हैं वो बाहर निकाल के रखेगा, तभी तो संशोधन कर पाएगा ना। सफाई तो तभी कर पाएगा जब तक वो निकालेगा ही नहीं, तो सफाई कैसी? ये हो पहले से रहा है लेकिन अब न्यूज में चल रहा है, तो संशोधन होने की कर दिया गया। हाँ बारी आ चुकी है कि अब संशोधन की जरूरत है। अच्छा, क्या पेपर पहले लीक नहीं होते थे, या सिर्फ भारत में हो रहे हैं, या कांग्रेस सरकार में नहीं हुए, या और कंट्रीज में नहीं हुए? लेकिन संशोधन की जरूरत कैसे आई? लोगों ने उसके लिए आत्मदाह कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी उस पेरेंट्स के लिए, उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए। तो संशोधन ऐसा ही होता है, जब तक कुछ चीजें समाप्त नहीं होती आप संशोधन नहीं देखते हो, और गुरु वही काम कर रहा है, संशोधन। देखिए, शिक्षा गुरु का काम था, धर्म गुरु का काम था, पुरुष तत्व स्त्री के लिए, संस्कार एक बच्चों के लिए, वो सारा गुरु का काम था। वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब हम शनि को अगर देखते हैं तो शनि आपके कर्मों को एक्टिवेट कर रहा है 27 जुलाई से। आपने पिछले समय में, पिछला जन्म नहीं, पिछले समय में जितने कर्म बुरे किए हैं, अब आपको थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ने वाले हैं। और जो कर्म अच्छे किए हैं, ये समय, ये 6 मंथ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। कोरोना काल में भी जो लोग करोड़पति बने, उनसे भी अच्छा समय ये 6 महीने का समय है। इसीलिए मैं 12 की 12 राशियों को बोलूंगी, इस समय कोई बुरा काम मत करो। हर काम में सिर्फ अपने आप को लक्ष्य मानो कि मुझे ही करना है, और अच्छा ही अच्छा करो। नहीं किसी की हेल्प कर सकते हो, मत करो। सेल्फिश हो जाओ, लेकिन किसी का बुरा मत करो। सेल्फिश होने का मतलब नहीं कि मैं आपका बुरा करके ही आगे बढ़ूं। मैं अपनी मेहनत करके भी तो आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्र हो जाऊं कि मैं ही नंबर 1 पे हो जाऊं। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको लेते हैं। तो मुझे राहु बहुत अच्छे प्लैनेट लगते हैं। तो आप लोगों ने सुना, जैसा मैम ने कहा कि आपको इस समय की अप्रोच रखनी है, जो आखिरी कुछ महीने हैं इस साल के, शायद आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। मैम, मैं आगे बढ़ना चाहूँगी डिस्कशन में। आपने बोला था कि वर्ल्ड वॉर में और भी देश शामिल होंगे, भारत भी शामिल होने वाला है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल से 1.5 साल के अंदर भारत इसमें शामिल होगा, क्योंकि अगर भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ जवाब देने वाला है, बहुत गंदा वाला। तो भारत की कुंडली क्या कहती है इस बारे में? भारत की महादशा मंगल की लग चुकी है, प्रधानमंत्री जी की भी लगी हुई है, और बीजेपी की कुंडली में आने वाली है मंगल की महादशा, चंद्रमा की चल रही है। तो अगर आप केंद्र सरकार बीजेपी को देख रहे हो, मोदी जी को देख रहे हो, भारत को देख रहे हो, तो अब तो सेनापति एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हम ये मान कैसे सकते कि युद्ध नहीं करेंगे? युद्ध तो करेंगे। और जो आज तक अहिंसावादी बोल के हमें वो किया गया, अब ये हमारी हिंसा देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल चेंज अभी हम भारत में देखने को मिलेगा। मतलब एज इमर्जेंस ऑफ पावर, एक भारत डिफेंस पावर, अपने आप को शक्ति का प्रदर्शन करना, ये करता हुआ दिखेगा। और भारत में अगर बात की जाए तो क्या सत्ता परिवर्तन के भी कुछ योग नजर आते हैं? पंजाब में, एमपी में, दिल्ली में और बिहार में, ये 4 जगह मुझे सत्ता परिवर्तन तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ, जो वहाँ पे इस समय सीएम की पोस्ट पे है वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं। मतलब सत्ताधीशों का परिवर्तन हो, सत्ताधीशों का परिवर्तन। और सत्ता यूपी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अगेन भाजपा बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, क्योंकि योगी जी का बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन योगी जी का प्रमोशन है, तो प्रमोशन कैसे हो सकता है कि सीएम के पद पे वो दोबारा सीएम बने? तो मुझे लग रहा है वो सीएम तो बन जाएंगे, और उसके बाद वो शायद केंद्र में आ जाएगा या कुछ बड़े उस पे चले जाए। तो आगे आने वाला, क्योंकि शनि की 7.5 उनकी समाप्त हो रही है, तो प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। तो मुझे लगता है वो सीएम बन के फिर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आने वाले जो चुनाव है यूपी के, 100% योगी जी को कोई नहीं हरा सकता। मादी जी, योगी जी की जरूरत है यूपी को। बहुत जरूरत है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमें योगी जी चाहिए। बहुत चेंज हो गया है यूपी। हाँ, बहुत चेंज हुआ है। जो मैं ये नहीं कहूँगी कि योगी जी में सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, लेकिन यूपी में जो चेंजेस एज अ फीमेल मैं देखती हूँ वो बहुत स्पेशल है। तो मैं उसको नहीं भूल सकती। और योगी जी का बर्थ चार्ट भी मैं उसको भी देखूंगी एज अ एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग सारा दिमाग मेरा एस्ट्रोलॉजी से बेस होगा ही होगा। मैं फ्रेंड भी बनाऊंगी, मैं किसी से मिलूंगी भी। तो योगी जी का बर्थ चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है, जो अनुशासन और चेंजेस, परिवर्तन को लाना चाहता है, जो डिसिप्लिन में रहना चाहता है। तो उनका कुंडली भी तो बोलेगी ना। आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बोला था, वो मैंने होते हुए देखा। लखनऊ में
या पूरे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन किया गया है? बिल्कुल। अभी और होगा, अभी तो बहुत सी त्रुटियां हैं यूपी में भी। आप पता है मैं राजस्थान से भी बिलोंग करती हूँ, हमारा जयपुर से बहुत बड़ा कनेक्शन है। मैं जब जयपुर जाती हूँ ना, तो जो भी हमें इससे मिलने वाले लोग हैं सब कहते हैं आप बड़े लकी हो क्योंकि आपको योगी जी मिल गए। हमारे राजस्थान को एक बार योगी जी मिल जाए ना तो हमारा राजस्थान भी बदल जाए। तो अब आप देखिए उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ यूपी में नहीं है, दूसरे लोग, दूसरे स्टेट के लोग अगर ये बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चेंजेस वहां तक नजर आ रहे तो इनकी जो कुंडली में बैठे ग्रह हैं ये इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ा रहे हैं बहुत। मोदी जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं योगी जी को पीएम नहीं बनते देखती कभी भी, लेकिन जो योगी जी की जो प्लैनेट है वो नेम फेम में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोदी जी से भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन सा प्लैनेट है इनकी कुंडली में? मंगल और सूर्य सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप उसी सेकंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो ले रहे हो, जो डिप्लोमेटिक नहीं है, वो सिर्फ सूर्य और मंगल ही दे सकता है। चाहे आपका बुलडोजर चलवाना हो या बहुत सी चीजें, ये उनको ही मिलता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सूर्य भी तो अपने अंदर एक अनुशासन, एक मैनेजमेंट, एक न्याय को रखता है ना, पिता है शनि का, वो हम कैसे भूल सकते हैं। भारत में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं? अगर मैं बात करूं अभी से लेकर के आने वाले 1 साल की, 2027 मिड तक। कानून में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि शनि भी कानून का प्लैनेट है और गुरु भी कानून का प्लैनेट है। शिक्षा में बहुत बड़ा चेंज आएगा, धर्म में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो शिक्षा में आप मेडिकल भी जोड़ लीजिए, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री भी इसी में आएगी, और ऑपरेशन में चीज़ें, जो भी चीज़ें यूज़ होती है वहाँ पे मंगल, सूर्य और शनि इंक्लूड होता ही है। तो मंगल भी एक्टिव है और शनि भी एक्टिव है, और सूर्य तो ऑफ कोर्स हमेशा ही एक्टिवेट रहते हैं, तो हम मेडिकल इंडस्ट्री भी इसमें जोड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में हम देखेंगे कि अभी तक पुरुषों के फेवर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना, अब बहुत ज़्यादा इनके फेवर में भी बनेगा, यानी अब बैलेंस की स्थितियों को बनाया जाएगा। देखिए सच में स्त्रियों के साथ बुरा हुआ, और आज भी कई गाँव में, कई शहरों में हो भी रहा होगा, हम इसके लिए आंख बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसका गलत फेस भी उठाया लड़कियों ने, गोल्ड डिगर या बहुत सारे गलतियां करके। तो संशोधन ज़रूरी है। तो संशोधन न्यायपालिका में तो बहुत से सेक्टर्स में आएगा, बच्चों के ऊपर बनेगा, स्टूडेंट्स पे बनेगा, स्त्रियों पर बनेगा, और सबसे बड़ी बात जो ओल्ड एज है उन पे भी बनेगा, क्योंकि शनि और गुरु को सबसे लंबी आयु वाला प्लैनेट भी कहा गया है। तो हम कैसे भूल सकते कि ओल्ड एज पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनेगा, वो भी संशोधन होगा, और उस पे भी अभी बहुत सी स्कीम्स और लॉ पास किए जाएंगे। तो नए कानून आ सकते, नए कानून, धर्म पे भी आएंगे नए कानून। जो हिंदू मुस्लिम वाद बहुत ज़्यादा बिखेरा जाता है, उस पे भी लॉ एंड ऑर्डर चेंज किया जाएगा। तो अभी हम बहुत से रिफॉर्म्स देखेंगे, और भाजपा को तो अभी मैं नहीं देखती जाते हुए, क्योंकि भाजपा मुझे लगता है तब जाएगी जब अगेन जल तत्व एक्टिवेट होगा, यानी जब शनि मुझे लगता है शायद कर्क राशि से गोचर करेगा, जल में जाएगा दोबारा, तब भाजपा के लिए एक वोट समय होगा जब वो हट भी सकती है। अच्छा, अभी तो पीरियड मुझे नहीं लगता कि भाजपा कहीं जाने वाली है। मैं भाजपा के फेवर में नहीं बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो मुझे, क्योंकि अगर भाजपा ने हटना होता ना तो 25 में भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे थे कि वो 25-26 में, और आपने देखा भी कि कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग कम हुई और फिर फ्लक्चुएट हुई। अभी भी जेंजीज का प्रोटेस्ट करना फैन फॉलोइंग में कमी लाया है, ऐसा नहीं कि नहीं लाया है। तो हमने बहुत से फ्लक्चुएशंस देखे हैं, लेकिन हटने की बारी अब मैं जल तत्वों में एक्टिवेट होंगे शनि महाराज, तब देखूंगी। तो अभी एक भूकंप आना बाकी है बहुत बड़ा, और ये रेक्टर स्केल छोटे नहीं होंगे, चाहे विश्व वर्ल्ड वाइड आप देखो या इंडिया में देखो। मैं इसको 6, 7, 8 के बीच में ही रखूंगी, और ये स्केल बहुत डीप है, तो बहुत त्रासदी तीव्रता वाला से आएंगे ये। हाँ, तो जल से जुड़ी त्रासदी या भूकंप से जुड़ी त्रासदी या आतंकवाद से जुड़ी, क्योंकि भूकंप भी भूमि पुत्र है और आतंकवाद भी कहीं ना कहीं मंगल और राहु का ही वो लाएगा कनेक्शन। तो इन दोनों में से एक बड़ी त्रासदी भारत में भी होगी। तो ये हम आगे इन 6 महीनों में ये पीरियड हम देखेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के लिए भारत तैयार नहीं होता, अब भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर पाकिस्तान कोई भी गलत स्टेप लेता है तो वो अपनी तैयारी कर चुका है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मंगल की महादशा में डिफेंस सिस्टम तो हमारा बहुत मजबूत हुआ ही है, इसको हम भूल नहीं सकते हैं। तो अभी भारत बहुत स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, उतना स्ट्रांग नहीं है कि 3rd वर्ल्ड वॉर में वो टिक सके, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी के साथ भारत निखर के आएगा।
भारत हमेशा मित्रता बना के रखता है, तो डिप्लोमेसी के साथ। हाँ, डिप्लोमेसी के साथ। भारत निखर के बाहर आएगा, तो ये होगा। और इस समय वर्ल्ड वाइड मुझे चाइना की कुंडली बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा, चाइना जो का राइज। अच्छी कंडीशन पे रह सकती है। तो मुझे और कंट्रीज से, मुझे चाइना का बर्थ चार्ट इस समय बहुत सपोर्टिव लग रहा है, उनके खुद के लिए, हमारे लिए नहीं, भारत के लिए वो सपोर्टिव नहीं है, लेकिन उनके खुद के लिए कुंडली बहुत अच्छी तो चाइना भी वर्ल्ड वॉर में उतरेगा? हाँ, उतरेगा, और बहुत अच्छे उस पर उतरेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हुए आगे रहेगा। तो मुझे अभी भारत नंबर 1 नहीं दिखता, कई लोग कह चुके हैं, मैं अभी नंबर 1 35 के बाद ही देख पाऊंगी, अभी नहीं देखती। अभी तो मुझे चाइना के चांसेस भारत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मैम, अभी जो आने वाला समय, मैंने बोला कि जो अभी कुछ महीने बचे हुए हैं इस साल के और अगले साल के मिड तक, इसमें कौन सी राशियां हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाली हैं? करियर की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, वेल्थ, मैं सबसे पहली राशि रखूंगी यहाँ पे कर्क राशि। कर्क राशि को एक चीज़ थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकती है, और बाकी चीज़ें उसकी अच्छी हैं, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च का हुआ है। प्रभु राम जी का भी कर्क लग्न का चार्ट था और गुरु उच्च के हुए थे। जब भी गुरु कहीं पे बैठता है या कहीं से गोचर करता है, तो स्थान हानि करो जीवा ऋषि प्राशर का सूत्र लगेगा, वो यहाँ पे भी लगेगा। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि गुरु जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ सब अच्छी जगह अमृत पहुँचा देता है, उसे अमृत देने वाला प्लैनेट कहा गया है। तो भले ही कर्क राशि को ये चैलेंजेस लगे कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज हैं, लेकिन संतान, शिक्षा, प्रेम, मैरिड लाइफ, भाग्य, सब तो आपको सपोर्ट कर रहा है ना। ओवरऑल अगर आप देखो तो आपके लिए अच्छा है। मैम, 2026 का ये जो लास्ट फेज, सेकेंड फेज हम देख रहे हैं, बचे हुए 5 महीने, इन्वेस्टर्स के लिए ये क्या कुछ लेकर के आने वाले हैं? देखिए, अगर मैं मंगल की बात करती हूँ तो मंगल आते हैं प्रॉपर्टी के उसमें, ठीक है। तो प्रॉपर्टियों के रेट बहुत हाई पे जाएंगे। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो ये समय प्रॉपर्टी खरीदने का है। कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहाँ पे सीमेंट, लोहा, शनि का आ जाएगा, वहाँ पे भी हाथ मत लगाओ आप, क्योंकि जब शनि नीच के हो जाएंगे तब आप वो खरीदना, तब वहाँ पे थोड़ा सा डाउन आएगा। अभी आप दिल्ली, एनसीआर सब जगह देखोगे रेट बढ़े हुए हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के। तो मुझे लगता है कि अभी सिर्फ रियल एस्टेट में लगाइए, इसमें मत लगाइए। दूसरा, शेयर मार्केट में भी अगर आप जा रहे हो तो बड़ी जो कंपनीज हैं, जो मंगल से जुड़ी हैं, जो गुरु से जुड़ी हैं, जो सूर्य से जुड़ी हैं, आप उसके सेक्टर की तरफ जा सकते हो। जो शनि का सेक्टर है या जो बुध का सेक्टर है या राहु केतु की जो सेक्टर है, वहाँ पे अभी आपको नहीं जाना। यानी अचानक धन प्राप्ति के तो उसमें बिल्कुल नहीं जाना। हाँ, जिसमें हमें टाइम लगता है उन सेक्टर्स पे आप जा सकते हो। तीसरा एक चीज़ मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर पे आप जितना इन्वेस्ट कर लेते हो 2026, मैं तो 25 से बोल रही हूँ, मैं अपने घर में भी बोल रही हूँ 25 से, 25, 26, 27, फिर बेचने का जो पीरियड आएगा वो भी बताऊंगी। लेकिन इतना तो स्टोर करो कि आपको कभी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आए, आपके पास एक संचित धन हो। तो स्टोर करना है तो गोल्ड और सिल्वर के रूप में कर लो। और बेचने का समय भी बहुत पीक पे जाएगा, जब आप इसको जल्दी से निकाल कर अपने पास एक धन संचय कर सकते हो। और अपने बैंक बैलेंस को, हर चीज़ को फ़ोन में रखने से अच्छा एक फिजिकल फॉर्म में ज़रूर रखो। जैसे हम लोग पासबुक मेंटेन करते थे, अब नहीं करते हैं क्योंकि हमारे फ़ोन में सब कुछ आ रहा है, तो आज किसी की पासबुक मेंटेन नहीं है। ये गलत है। आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितनी भी सिप हैं, जो भी चीज़ें, उसका एक उसमें रखना ज़रूरी है। तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई, सब तरह से प्रॉब्लम्स आई, तो आपके यही चीज़ें तो आपकी हेल्प करेंगी। इमीडिएट एक लिक्विड कैश जैसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल। भाई आज मेरे फ़ोन में क्या है, लेकिन मेरे पास किसी फिजिकल फॉर्म में तो वो कुछ भी नहीं है ना। मेरे बैंक अकाउंट में कितना है, मेरे अकाउंट में कितना गोल्ड पड़ा है, कुछ भी नहीं है। सिप का क्या है, सारे कागज फ़ोन में रखे हुए हैं। आज हम ले ही नहीं रहे हैं फिजिकल फॉर्म में कुछ भी। आप सब कुछ फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करना शुरू करो, क्योंकि मैं फिर से कहूँगी, आप जितना आगे आए हो, प्रकृति अपना ऋण लेगी। तो प्रकृति कह रही ठीक है, तुम फोन से ही पूरी दुनिया चला रहे हो, लेकिन तुम्हें बैक स्टेप लेना पड़ेगा। क्योंकि हमें कोरोना में उसने यही सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, हम लोग वो कहते हैं ना, अगर गधों की वो चल रही है तो सारे वैसे ही चलने लग जाते हैं, भेड़ों की भेड़ चाल में। तो हमने वही भेड़ चाल शुरू कर दी। हमने अपनी प्रकृति को दोबारा छोड़ा है।
तो ये अब पिटाई होने वाली है। तो मतलब कन्वर्टेबल मनी आपको अपने पास रखनी है चाहिए जो इमीडिएटली लिक्विड और प्रकृति से प्यार करो, सूर्य उपासना करो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा 3-4 घंटे अपनी प्रकृति को दो, उनको ग्रैटिट्यूड दो, पौधे लगाओ। भाई हमने बहुत कुछ उजाड़ा है प्रकृति का, नदियों को गंदा किया है, पहाड़ों को गंदा किया है, पेड़ों को खराब किया है, जानवरों को उनके घर छीने, तो हम ऋण कब चुकाएंगे माधवी जी? ये ऋण चुकाने का समय है। तो मुझे लग रहा है ये समय इसलिए भी डिस्टर्ब है क्योंकि प्रकृति हमसे ऋण मांगेगी अब। जैसा आपने बोला कि संशोधन का समय है तो प्रकृति भी संशोधन भाई करेगी। भूकंप आना भी तो एक प्रकृति का थप्पड़ ही है, बाढ़ आना भी तो एक प्रकृति का थप्पड़ ही है, और ऑक्सीजन ना अच्छी मिलना भी एक प्रकृति का ही है। और लॉकडाउन में हमने वो सीखा लेकिन हम फिर भूल गए। ये लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि फिर से वही उसी में आगे दर्रे में कि हमें अब कुछ नहीं करना, अब तो हम अपना ऑफिस जा रहे, घर देख रहे हैं और वो, जबकि पहले बीच में लोगों ने बहुत कुछ सीखा और फिर एकदम से भूल गए। ये बहुत गलत किया मुझे लग रहा है। वो एक एग्जाम्पल था, एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैम हम अगर अगस्त 2026 से लेकर के जुलाई 2027 की बात करें, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये समय बहुत ब्लेस्ड होने वाला है? तो कर्क राशि के लिए समय बेहद अच्छा है। गुरु महाराज उसी राशि से गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि 5वीं जाएगी आपके संतान पर, आपके प्रेम पर, आपके ज्ञान पर, तो आपके ये सेक्टर्स अच्छे करेगी। यानी लव मैरिज होने के चांसेस, प्रेम आएगा जीवन में, रोमांस आएगा, हायर स्टडी के लिए आप जा सकते हो, अच्छे स्कूलों में आपका प्रबंध हो सकता है, और साथ ही साथ अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई तो वो भी हो सकती है। 7वीं दृष्टि जाएगी आपके प्रेम विवाह पर, प्रेम पर, शादी पर, विवाह पर। जिनकी शादियां नहीं उनके लिए अच्छा है, जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य पर, तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। तो तीनों सेक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन चैलेंज है एक जगह। स्थान हानि करो जीवा प्राशर ऋषि का एक सूत्र, गुरु जहाँ बैठ जाता है वहाँ पे वो अंधेरा कर देता है, लैंप के नीचे, लाइट के नीचे अंधेरा होता है। तो यानी आप फाइनेंशियल क्राइसिस से इस समय गुजरोगे। माधवी जी ऐसा भी तो हो सकता है मेरे घर संतान हुई तो मुझे पैसा खर्च हुआ, मैंने शादी करी तो पैसा खर्च हुआ, मैं वर्ल्ड टूर पे निकल गया तो पैसा खर्च हुआ। तो पॉजिटिव चीजों में भी आप खर्च कर सकते। अब आपको लग रहा है यार मेरे पास पैसा बड़ा फ्लक्चुएट हुआ, आप एक ही चीज को सोच रहे हो, लेकिन ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि ये समय वो है जब आपका भाग्य का स्वामी लग्न में आया, तो भाग्य तो बढ़ाने आया है। हाँ, थोड़ा सा मानसिक उलझने बढ़ेंगी इस समय क्योंकि भाग्य बढ़ रहा है, तो मानसिक उलझने तो देगा ही देगा। इसलिए जितना हो सके विष्णु सहस्त्र का नाम या राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें। दूसरा एक राशि है वो है कन्या राशि। रावण ने भी मेघनाथ के जन्म में कहा था कि एकादश भाव में सारे ग्रह चले जाओ। गुरु एकादश भाव से गोचर कर रहा है, तो मैं कैसे भूल जाऊं कि कन्या राशि की बल्ले बल्ले नहीं होने वाली है। कन्या राशि इस समय वो स्टेज पे जा चुकी है जब वो अपनी सारी विशेष को पूरा करने वाली है। तो ये समय उनके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा कि आपके सभी कार्य हो रहे हैं, हायर स्टडी आपकी पूरी हो रही है, संतान आपको मिल रहा है, प्रेम आपको मिल रहा है, विवाह आपको मिल रहा है, पार्टनर आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ आपकी वर्किंग स्टाइल इतनी अच्छी कि आपका बॉस आपकी तारीफ कर रहा है, आपका व्यापार का विस्तार हो रहा है। तो बहुत से कनेक्शन इस समय इनके काम आएंगे। तो कन्या राशि के लिए ये समय बेहद शुभ है। आने वाले 6 महीने तो उनके लिए बेहद बेहद शुभ रहने वाले हैं। कन्या राशि के बाद बात करूंगी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के भाग्य से गुरु का गोचर हो रहा है, और आप जानते हैं कि पंचमेश भाग्य में जाएगा तो बुद्धि के साथ भाग्य को बढ़ाएगा, यानी मेरे सही डिसीजन मेरे भाग्य को हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज मेरी पर्सनालिटी में आएगा वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के बाद 3rd हाउस, भाई बहनों का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर बिगड़ी हुई है तो बना लो, नहीं तो कर्म एक्टिवेट हो जाएंगे। और इस समय अपने वर्किंग पर बहुत ध्यान दो, अपनी इच्छा शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मुझे अगर CEO बनना है तो बनना है। और पंचम भाव शिक्षा, ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, प्रेम, संतान सब आपके सपोर्ट में उतरी हुई है। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए समय करियर, अपने आप को प्रोग्रेसिव रखने का। इस समय प्रेम प्रसंगों में थोड़ा कमी पड़ो तो अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये समय बेहद बेहद शुभ है। अगली जो राशि पे जा रही हूँ वो मैं कहूँगी मकर राशि। ठीक है, मकर राशि के 7th हाउस में गुरु होगा, उच्च का गुरु मेरे पार्टनर के घर में आ गया। तो जो पार्टनर से मिलने वाला सुख है, चाहे उसकी प्रमोशन हो जाए, चाहे उसका पैसा बढ़ जाए, चाहे उसको उसकी फैमिली से धन मिल जाए, तो वो उसका फायदा तो मुझे भी होगा।
और सबसे बड़ा जो चेंज आएगा मकर राशि के लिए वो आएगा पर्सनालिटी शिफ्ट, एकदम से ज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाना, चाहे वो अध्यात्म में अलाइनमेंट हो जाए या फिर आपके बिजनेस जॉब में आपका दृष्टिगोचर एक तरह से बढ़ जाए। लाभ स्थान पर दृष्टि जाएगी तो मकर राशि के लाभ ही लाभ की योग बनेंगे, यानी कनेक्शंस बहुत अच्छे बिल्ड होंगे, वो कनेक्शंस इनकी हेल्प करेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी थर्ड हाउस पर। अगेन भाई बहनों के साथ बना लो, वो ज़रूरी है, और आप अपनी मनोबल से, उत्साह से अपने वर्किंग स्टाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो मकर राशि ये 4 राशियों की बल्ले बल्ले है। और एक 5वीं राशि में लूंगी जो मिथुन राशि को इंक्लूड करूंगी, क्योंकि मिथुन राशि में 2 केंद्र स्थानों के मालिक होते हैं गुरु महाराज, एक 7th के और एक 10th के, और सेकंड में बैठे हैं, यानी सप्तमेश जाके सेकंड में बैठ गया तो आप जानते हो कि पार्टनर्स से धन मिलेगा, और दशमेश जाके अपने से पंचम सेकंड में बैठ गया तो आपके व्यवसाय से पैसा आएगा, यानी व्यवसाय का विस्तार होगा। तो मिथुन राशि के लिए भी ये समय बेहद शुभ है जब आप अपने कार्यों में विस्तार को देखोगे, यानी प्रमोशन हो रहा है, आपका एक जॉब थी, एक साइड बिजनेस हो गया, आप 2 साइड बिजनेस कर रहे हो, तो कई जगह से आपके पास पैसा आने लग जाएगा। तो ये एक इनकी कंडीशन बहुत अच्छी बनेगी। दूसरा, 5वीं दृष्टि जाएगी आपके रोग ऋण शत्रु पर, तो रोग ऋण शत्रु समाप्त, हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होंगी, हेल्दी हो जाएंगे, है ना, वो अच्छे हो जाएंगे। पेट से संबंधित जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी डिसॉल्व होंगी। अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, अष्टम भाव एक्टिवेट होता ही होता है गुप्त धन मिलना, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल जाना, कहीं से भी अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, वो हो जाएगा। हो सकता है आप सोशल मीडिया में एकदम से वायरल चली जाए और बहुत सारा पैसा आ जाए तो ये भी हो सकता है मिथुन राशि के साथ। और दशम भाव पर दृष्टि है जहाँ पे शनि बैठा है, शनि का बैठना शुभ है और गुरु की दृष्टि शुभ है। तो बेसिकली मिथुन राशि के लिए करियर के लिए सबसे बेस्ट और पीक टाइम है ये सारी मून राशि है मैम? हाँ जी, मून राशि से ही प्रिडिक्शन करेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजर। हम लोग सूर्य राशि को उतना ऑथेंटिक नहीं मानते क्योंकि वो मंथ में काम कर रही है, वो नक्षत्र भी चेंज हो जाता है, सब तिथियां भी चेंज हो रही हैं, चंद्रमा हमें नक्षत्र तक पहुंचा रहा है, इसलिए हम चंद्रमा पर ही काम, हमारा पूरा वैदिक चंद्रमा पे चलता है, सूर्य पे चलता ही नहीं है। मैम कुछ रेमेडीज मैं जानना चाहूंगी आपसे सभी के लिए कि हमने ये जो एक टाइमलाइन डिस्कस किया है अगस्त 2026 से लेकर के जुलाई 2027, ये जो सभी को करनी चाहिए और सबकी लाइफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ जाए। तो मैं इतना ही बोलूँगी, अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म बड़े नहीं होते माधवी जी कि मैं इसी का बुरा करूँगी या उसका बुरा करूँगी, कर्म छोटे छोटे भी होते हैं। मैंने अपने बॉस को कैसा रिप्लाई दिया, मैंने अपनी मम्मी को कैसा रिप्लाई दिया, मैंने अपने कुलीग्स को क्या बोला, क्या रिप्लाई दिया, कभी मैं इरिटेट थी, कभी मैं परेशान थी, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, हाथ तक मुंह तक तो बाद में पहुँचते हैं, शुरू पहले यहीं से हो जाते हैं। और अगर हम किसी को गंदा बोल रहे हैं ना, तो ये आज इरिटेशन नहीं हो सकती, ये पहले से मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में थी, क्योंकि आज तक मैंने अपनी किसी भी अगर लड़ाई को या किसी भी उसको देखा है तो कहीं ना कहीं पहले सोच आई थी, फिर वो हुआ था। लोग कहते हैं ना, एकदम से समय ऐसे आया कि सब कुछ होता चला गया। मैं इस तरह से पूरी इस बात से वो नहीं रखती हूँ, कई कई कंडीशन में मान सकती हूँ, लेकिन हर लड़ाई की कंडीशन में नहीं मानती हूँ। तो अपने आप को प्योर करो और अपनी चीज़ों पे ध्यान करो। मैं कहूँगी सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ जो कार्मिक जो चीज़ें हैं वो दूसरों से नहीं, अपने से शुरू होती है, तो अपने आप पर ऊपर ध्यान। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और आपने इतना कुछ बताया। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ हमेशा एक कनेक्ट निकल के आता है स्पिरिचुअलिटी का, एस्ट्रोलॉजी का, कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और आज आपने आने वाले समय की जो भी भविष्यवाणियाँ की है, आई प्रिज्यूम, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि जितना मैंने अपना प्रीवियस प्रोडिक्शंस आपके देखे हैं, ये भी हम कहीं ना कहीं सच होते हुए देखेंगे, विद द थॉट कि सारे पॉजिटिव सच हो। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे। आज हमने जाना है उन बड़ी अटल भविष्यवाणियों को जो विश्व स्तर पर घटित होकर के ही रहेंगी, और आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस बात को भी हमने इन डेप्थ एक्सप्लोर किया है। अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम नितिशा मैम से आने वाले एपिसोड में ले, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए।
हम आपके सभी सवालों को ज़रूर कवर करेंगे अपने आने वाले पॉडकास्ट में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस इंसान तक पहुंचाइए जिससे ये जानना है कि क्या अगस्त 2026 से लेकर के जुलाई 2027 का समय उसके लिए मोस्ट ब्लेस्ड होने वाला है। आज मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए मेहमान के साथ में। नमस्कार।